सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो आज मुझे आप लोग क्या पढ़ाना है, हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री की क्लास है, ये हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की जो है तो थर्ड क्लास है। कौन सी क्लास है? ये हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की थर्ड क्लास है, ठीक है। तो इस हिस्ट्री की क्लास में मुझे आज क्या पढ़ाना था, आज तो मुझे मिस्र की सभ्यता, कल मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि मिस्र की सभ्यता, बस इतना ही बोला था कि मिस्र की सभ्यता मिस्र में थी। अब आज मुझे क्या पढ़ाना है, तो आज मुझे ये पढ़ाना है कि मिस्र की सभ्यता के बारे में इम्पोर्टेंट चीजें जो डीप में जाकर पढ़ाना है, और इसके बाद अन्य सभ्यताओं के बारे में पढ़ाना है। तो थोड़ा सा जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़े से शब्दों में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये क्लास स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और जो भी इस क्लास को देखना है वो लोग पिछली क्लासों में जरूर देख लेना, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैंने कल की क्लास में क्या बताया था उसका रिवाइज कराना है, उसको रिवाइज कराना है। तो सबसे पहले क्या बताया था कल कि जो सिंधु सभ्यता है वो कल खत्म हो चुकी थी। सिंधु सभ्यता के बारे में इम्पोर्टेंट शहर जो थे वो सारे हमने पढ़ लिए थे। सिंधु सभ्यता में अन्य चीजें जो थी महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से वो भी हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद सिंधु सभ्यता कल पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की ये सब मैंने पिछली क्लास में समझा रखा है, अभी केवल रिवाइज करा रही हूँ। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो चार किन किन सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई थी। तो सबसे पहला कैलेंड्रिया की सभ्यता, दूसरा सुमेरिया की सभ्यता, तीसरा था सीरिया की सभ्यता, और चौथा क्या था, बेबीलोन की सभ्यता। तो सबसे पहला मेसोपोटामिया में कौन सी सभ्यता थी, कैलेंड्रिया की सभ्यता, दूसरा सुमेरिया की सभ्यता, तीसरा सीरिया की सभ्यता, और चौथा कौन सी थी, तो चौथी थी बेबीलोन की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया और बेबीलोन जो थी वो मेसोपोटामिया की चारों सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी। कौन, बेबीलोन। तो बेबीलोन की जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की चारों सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी। कौन सी, बेबीलोन की सभ्यता। अब देखो बेबीलोन की सभ्यता हो गई। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, देखो सिंधु सभ्यता जो थी, अगर उसमें क्वेश्चन, ये मैंने कल बना के बताया था कि दुनिया की सबसे पहली शहरी यानी नगरीय सभ्यता कौन सी थी, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी थी, तो 2500 ईसा पूर्व। और इसके बाद मैंने क्या बताया था कि दुनिया की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता, क्या पूछेगा, तो दुनिया की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर दुनिया की सबसे पहली सभ्यता तो वो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता क्या थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ओवरऑल यानी सभी में सबसे पुरानी सभ्यता तो ये भी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। परंतु सबसे पहली शहरी सभ्यता जो थी वो कौन सी थी, सिंधु सभ्यता। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर थी, तो इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद हमने ईरान की सभ्यता यानी कि जिसका नाम था फारस की सभ्यता उसको पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिस्र की सभ्यता जो है वो कहाँ पर है, मिस्र, और सॉरी उसके बाद हमने पीली नदी की सभ्यता पढ़ी थी। पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर है, तो चाइना में। और मैंने इसमें एक क्वेश्चन और ऐड ऑन किया था। वो क्वेश्चन क्या था कि पीली नदी को चाइना में एक और किस नाम से जाना जाता है, तो हांगहो नदी से। किस नाम से जाना जाता है, तो हांगहो नदी से। ये सब जो मैंने अभी तक बताया ये मैंने पिछली क्लास में समझा रखा था, अच्छे से याद करवा दिया था। ये अभी के रिवाइज करवा रही थी। अब जो पढ़ाऊंगी वो आज से पढ़ाना था, ठीक है। तो कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बस ये केवल बताया था कि मिस्र देश में मिस्र की सभ्यता है थी। कहाँ पर, मिस्र देश में मिस्र की सभ्यता थी। इसके बाद क्या बताना, जैसे देखो सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी थी, 2500 ईसा पूर्व, जबकि मेसोपोटामिया 10,000 ईसा पूर्व। तो देखो मेसोपोटामिया की तुलना में, सॉरी, सिंधु सभ्यता की तुलना में मेसोपोटामिया की सभ्यता तो बहुत पुरानी थी, क्योंकि देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई 10,000 ईसा पूर्व, कितनी, 10,000 ईसा पूर्व पुरानी थी। जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वो कितनी पुरानी थी, 2,500। तो 2,500 और 10,000 बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो मेसोपोटामिया जो थी वो कुछ ज्यादा ही पुरानी थी, किससे, सिंधु सभ्यता से भी। और ओवरऑल सभी सभ्यताओं में भी मेसोपोटामिया की सभ्यता ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। तो अगर कह दें, और मिस्र की सभ्यता कितनी पुरानी थी, 2100 ईसा पूर्व, और सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी थी, तो 2500 ईसा पूर्व। तो देखो 2500 और 2100 थोड़ा बहुत तो
मेल खा ही रहा है, क्योंकि 2500 और 2100 फिर भी मिलता है, इतना नहीं, बट 2500 और 10,000 यानी मेसोपोटामिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता का मेल बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। सिंधु सभ्यता और मिस्र सभ्यता तो दोनों एक दूसरे के समकालीन कहा जा सकता है। किसको किसको? सिंधु सभ्यता को और मिस्र की सभ्यता को एक दूसरे के समकालीन सभ्यता कहा जा सकता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इतने अच्छे समझाया है कि मिस्र की सभ्यता को किस सभ्यता की समकालीन कहा जाता है, तो सिंधु सभ्यता की समकालीन। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। तो ये जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है कि मिस्र की सभ्यता कितनी पुरानी थी? 2100 ईसा पूर्व पुरानी थी। कितनी पुरानी थी? तो जो मिस्र की सभ्यता है वो कितनी पुरानी थी? तो 2100 ईसा पूर्व मिस्र की सभ्यता पुरानी थी। इसके बाद क्या है कि भारत की सिंधु सभ्यता से समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। जो भारत की सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो कितनी पुरानी थी? 2500 ईसा पूर्व। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व। लगभग थोड़ा बहुत समय का अंतर है, पर ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो भारत की सिंधु सभ्यता से समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। और देखो, मिस्र की सभ्यता के लोग जो थे वो रसायन व्यवस्था में बहुत ही आगे थे। किसमें? किस चीज में? रसायन व्यवस्था। मिस्र की सभ्यता के लोगों की रसायन व्यवस्था जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। किसकी? मिस्र की सभ्यता के लोगों की रसायन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। वहां पर मम्मी बनाने की परंपरा थी। अब मम्मी क्या होता है? देखो, जब कोई इंसान मर जाता है तो ऐसे ताबूत जैसा होता है, ऐसे ऐसे जैसे बना हुआ 4 कोने का, कैसा बना होता है? ताबूत के जैसा बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, और इधर पे इंसान को क्या किया जाता है? जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको यहाँ पर लिटा दिया जाता है। तो कहाँ पर? जैसे कोई इंसान मर गया तो ये कैसा होता है? ताबूत की तरह होता है। किसकी तरह? ताबूत की तरह। और उस इंसान, जैसे कोई इंसान मर गया तो उस इंसान को इस ताबूत जैसी संरचना में रख दिया जाता है और इसमें कई प्रकार के रसायन लगा दिए जाते हैं ताकि जो बॉडी हो वो नष्ट ना हो, जल्दी से खराब ना हो। खराब तो कोई भी चीज होती है, हो ही जाती है। खराब तो हर एक चीज को होना है। अगर कोई चीज मतलब किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी। अगर कोई चीज पैदा हुई है तो वो कभी न कभी नष्ट भी होगी। परंतु मिस्र की सभ्यता के लोगों का मानना ये था कि जैसे इन लोगों ने मम्मी बनाया। मम्मी क्या होता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो उस इंसान को ताबूत जैसी संरचना वाले एक डब्बे में रख दिया जाता है और उसमें उसकी बॉडी में भी और उस डब्बे में भी कई प्रकार के रसायन लगा दिए जाते हैं ताकि वो बॉडी जो है वो खराब ना हो। ठीक है, सड़े ना, जल्दी से ना सड़े, बाकी सड़ेगी तो उसको सड़ना तो है ही है। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता में ये मम्मी जो है, मम्मी, इसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को मम्मी कहते हैं। इसके बाद देखो, मम्मी जो है तो बनाई तो मिस्र की सभ्यता के लोगों ने, लेकिन मम्मी बनाने की परंपरा यहाँ पर क्यों थी? कुछ तो मानना होगा लोगों का, तब तो मम्मी बनाई इन लोगों ने। तो सबसे पहली बात ये है कि मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों को मानना था कि ये लोग जो मर रहे हैं, इनकी मृत्यु हो रही है, जिनकी, ये कभी न कभी अवश्य जिंदा हो जाएंगे। उनका क्या मानना था कि जिनकी मृत्यु हो रही, जो लोग मर रहे हैं वो कभी न कभी क्या हो जाएंगे? जीवित जरूर होंगे। तो उन लोगों ने इसमें अच्छे से रसायन लगा के किसी ताबूत में या डब्बे में रखा हुआ था ताकि जब लोग जीवित होने लगेंगे तो हम लोग इनको आसानी से जिंदा कर लेंगे। ठीक है, तो ये मानना था इस वजह से। और इसमें क्या था कि ऐसे उस समय पर ऐसा नहीं था कि किसी का भी मम्मी बना के रख दिया था। उस समय पर क्या था कि जैसे जो बड़े बड़े लोग, जैसे कोई राजा महाराजा हुए, राजा, मिस्र की सभ्यता का राजा कौन था? फिरौन। तो फिरौन जब मरा था तो उसकी मम्मी बनाकर रखी गई थी। क्या बनाकर रखी गई थी? मम्मी। तो मम्मी किसकी बनाकर रखी गई थी? मिस्र के राजा फिरौन की मम्मी। और वो मम्मी अभी भी है, बट ये डिजिटल बोर्ड नहीं तो मैं सर्च करके दिखा देती आपको। किसकी? आप लोग अपने अपने फोन में देख लेना कि मिस्र के राजा फिरौन की मम्मी। और वहां की रानी की भी देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो गई। बट आज के लोग, जैसे हम लोगों की रसायन व्यवस्था है, सोचो आज से कितने साल पहले होंगे, तब की सभ्यता, तब की रसायन व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि उनकी बॉडी आज तक बची हुई है।
अगर अभी हमारे यहाँ हम लोगों के पास रखा जाए तो बॉडी क्या होगी, बहुत ज्यादा। एक महीने में क्या 10-15 दिन में इतनी बदबू आने लगी, कोई इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता को लोगों की जो थी वो रसायन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसके बाद क्या है, और मिस्र में क्या था कि मम्मी बनाने की भी परंपरा थी, और मिस्र में लोगों ने पिरामिड भी बनाए थे। अब पिरामिड क्या होता है, तो जैसे ऐसे है, पहाड़ के समान होते हैं पिरामिड, ऐसे बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े। अगर यहाँ पे जैसे एक एक पत्थर ऐसे लगे हुए हैं इसमें, अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो शायद मैं आप लोगों को दिखा पाती, बट नहीं है। आप लोग अपने अपने फोन में सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, पिरामिड। पिरामिड के मतलब क्या हुआ, इसमें ये जो पत्थर है ना, एक पत्थर की वजन कितनी थी, 20 टन का होता था। मिस्र के पिरामिडों में से एक पत्थर का वजन कितने टन का, तो 20 टन का। सोचो एक पत्थर 20 टन का, ना तो उस समय पर जेसीबी थी ना कुछ, तक कैसे ले गए होंगे, ठीक है। तो एक पत्थर 20 टन का था। और देखो जैसे ये पत्थर लगे हुए हैं, अलग अलग पत्थर लगे हुए हैं, तो इन पत्थरों के बीच में अगर कोई सोचे कि यहाँ से हम कुछ चीज घुसा दें, तो यहाँ से इतनी भी जगह, मतलब इतने अच्छे से सटीक उस पे लगाया हुआ है कि यहाँ पर आप इतना बारीकी से लगाया गया है कि आप अपना एक बाल तक नहीं इसमें घुसेड़ सकते हो। बाल जाने, मतलब बाल कितना बारीक होता है समझ सकते हो आप। अगर हम लोग बाल को बीच में घुसाएं तो वो भी नहीं घुसेगा, इतना इसको बिल्कुल बारीकी से लगाया गया है। किसको, पत्थरों को, किसमें, पिरामिडों में। तो कहाँ की पिरामिड प्रसिद्ध है, मिस्र की पिरामिड। और मिस्र के देखो, जैसे इसमें क्या है कि लोगों ने कहीं कहीं पर खोदना चालू कर, जैसे यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो कितने इतने बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं, इतने ही बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं इस पिरामिड के सामने। तो समझो पिरामिड कितना नहीं बड़ा होगा। इसके बाद देखो कि मानव ने कहीं कहीं पर इसमें काफी काफी हद तक खोज कर लिए, बट क्या है ना कि अब मिस्र की सरकार ने इसमें रोक लगा दिया। क्यों, क्योंकि देखो उन लोगों का मानना है कि इसके अंदर मतलब बिल्कुल ये गोल गोल बना हुआ है चारों तरफ से, और इसके अंदर क्या है, अभी भी भगवान बसते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर के स्थान को क्या कहते हैं, किंग्स चैम्बर। क्या कहते हैं, किंग्स चैम्बर। किसके, ये जो पिरामिड है इसके अंदर के भाग को क्या कहते हैं, किंग्स चैम्बर। क्या कहते हैं, तो किंग्स चैम्बर। उनका मानना है कि यहाँ पर अभी भगवान है इसके अंदर, या फिर भगवान की कुछ उपदेश है, कुछ भी लेकिन है। तो मिस्र की सरकार ने सोचा, और यहाँ पर देखो पिरामिड फेमस है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। अब पर्यटक जाते हैं तो उनकी आमदनी होती है। भाई किसी भी देश में पर्यटक जाएंगे घूमने के लिए तो पैसे देंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को। जो लोग यहाँ पे लगे होंगे, अगल बगल लोग घूमने जाते होंगे, छोटी छोटी दुकानें रखे हुए हैं, तो उन लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। तो मिस्र की सरकार ने सोचा कि इस पे रोक लगा देते हैं। अब जैसे देखो वैज्ञानिक जो थे, जैसे यहाँ पर जाते रहते, खोज करते रहते, कभी न कभी इसके अंदर भी पहुंच जाते, और शायद यहाँ पर कुछ नहीं होता तो सबको पता चल जाता कि यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन इसी वजह से कि किसी को पता न चल पाए, उन्होंने तो अंदर जाकर देखा नहीं, बट उनको भी जो सुनने को मिल रहा है वही है। लेकिन बट क्या क्या कहते हैं ना कि जैसे सब लोगों को पता है कि हाँ कोई भी मंदिर हो, फेमस होता है कि यहाँ पर भगवान थे कभी, तो वहां पर सब लोग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर पिरामिड में है कि इसके अंदर क्या है, किंग्स चैम्बर है, यानी इसके अंदर भगवान जी हैं। तो सब लोग मानते हैं और पर्यटक के रूप में इसको देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो मिस्र की सभ्यता ने क्या किया है कि वैज्ञानिकों को यहाँ पर खोज के लिए आने से मना कर दिया है। क्योंकि अगर आपने खोज कर निकाल लिया और उसके अंदर कुछ नहीं निकला तो सबको पता चल जाएगी कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कौन सा पर्यटक उधर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ना देश की आमदनी होगी, ना किसी को रोजगार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मिस्र के सरकार ने दिमाग लगाया और इसको बंद कर दिया है। मतलब आप इसमें कोई भी वो नहीं कर, खोज नहीं कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, पिरामिड है। कहाँ का पिरामिड, तो मिस्र की सभ्यता के पिरामिड। तो मम्मी, ये अगर क्वेश्चन आएगा कि मम्मी और पिरामिड किस सभ्यता में बनाए गए हैं, या फिर मम्मी और पिरामिड बनाने की परंपरा किस सभ्यता में थी, तो किस सभ्यता में थी, मिस्र की सभ्यता में। इसके बाद क्या है,
देखो जो मैंने अभी बताया हुआ है वही इसमें लिखा है। मम्मी तथा पिरामिड मिस्र की सभ्यता के लोगों ने बनाए थे। इन लोगों की रसायन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो मैंने अभी बताया वही वही लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ के सुनाई दे रही हूँ। देखो मिस्र की जो सभ्यता जो थी वो किस नदी किनारे पर थी? नील नदी किनारे पर। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो किन नदी किनारे पर थी? तो दो नदियों के बीच में थी। कौन कौन सी? यूब्रेटस और टिब्रिस, दो नदियों के बीच में थी। कौन कौन सी वो नदियां थी? तो यूब्रेटस और टिब्रिस, पहली यूब्रेटस दूसरी टिब्रिस। मेसोपोटामिया कौन सी दो नदियों के बीच में? ये मैंने कल बताया था क्वेश्चन, और इसको याद भी करवा दिया था अच्छे से। तो कौन सी दो नदियों के बीच में थी मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो यूब्रेटस और टिब्रिस। कौन कौन सी दो नदियों के बीच में? यूब्रेटस नदी और टिब्रिस नदी के बीच में थी। इसके बाद क्या है, और जो ये मिस्र की सभ्यता है ये किस नदी के बीच में है? किस नदी किनारे? नील नदी किनारे है। अब इसके बाद क्या है कि मिस्र के पिरामिडों में से एक पत्थर का वजन कितना है? 20 टन का। एक पत्थर का वजन 20 टन का है और इसमें अनगिनत पत्थर लगे हुए हैं। ठीक है, पिरामिड के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? किंग्स चेम्बर कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। और यूरोप में, अब देखो मिस्र की सभ्यता इधर से समाप्त हो जाती है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता इधर से समाप्त हो जाती है। मिस्र की सभ्यता से ज्यादातर ये क्वेश्चन बनते हैं कि पिरामिड कहाँ की सभ्यता प्रसिद्ध थे? तो मिस्र की सभ्यता के राजा का नाम क्या था? फिरौन। और मम्मी बनाने की परंपरा कहाँ पर थी? तो मिस्र की सभ्यता में। सबसे अच्छी रसायन व्यवस्था किसकी थी? तो मिस्र की सभ्यता के लोगों की। ठीक है, इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं जाएगा। और तो यहाँ से क्या हुआ, मिस्र की सभ्यता इधर से समाप्त हो गई। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि यूरोप में, देखो यूरोप में कई सभ्यताएं थी, लेकिन दो प्रमुख सभ्यताएं थी। कौन कौन सी? सबसे पहली स्पार्टा की सभ्यता और दूसरी रोम की सभ्यता। कौन सी? पहली स्पार्टा की सभ्यता थी और दूसरी रोम की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? तो यूरोप में कई सभ्यताएं थी, परंतु मुख्य सभ्यताएं कौन सी थी? स्पार्टा की सभ्यता और रोम की सभ्यता। इसके बाद क्या है कि रोम की सभ्यता सबसे पहले कहाँ पर थी? इटली में थी। कहाँ पर? यूरोप में क्या पड़ता है? इटली। तो रोम की सभ्यता पहले केवल कहाँ पर थी? इटली में थी, परंतु बाद में ये बहुत विस्तारित हुई और कहाँ पर फैल गई? पूरे यूरोप में फैल गई। कौन सी सभ्यता? तो रोम की सभ्यता। इसके बाद रोम की सभ्यता को देखो, अगर रोम की सभ्यता बहुत आगे बढ़ी थी तो उसको किसी ने बढ़ाया भी होगा। तो किसने बढ़ाया था? तो रोम की सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम सबसे ज्यादा योगदान किसका था? दो राजाओं को। कौन कौन से राजा थे? जूलियस सीजर और आगस्टस। कौन कौन से वो राजा थे? तो जूलियस सीजर और आगस्टस जो थे वो दो प्रमुख राजा थे। किसको? मिस्र की रोम की सभ्यता को बढ़ाने वाले कौन से दो राजा थे मुख्य? जूलियस सीजर और आगस्टस। कौन से थे? तो जूलियस सीजर और आगस्टस। इसके बाद क्या है, देखो जूलियस सीजर और आगस्टस, इनके नाम की सबसे पहले कहानी सुनो। जब यूरोपियन पादरी जो होते हैं, तो यूरोपियन पादरी कौन? पोप ग्रेगोरी। यूरोपियन पादरी कौन थे? पोप ग्रेगोरी जब 1600 ईस्वी में कैलेंडर बना रहे थे। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम लोग मानते हैं। किसको? ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जब 1600 ईस्वी में, कहाँ के यूरोपियन पादरी पोप ग्रेगोरी जब 1600 ईस्वी में कौन सा कैलेंडर बना रहे थे? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तब दो राजाओं का नाम जो है, 2 महीनों का नाम राजाओं के नाम पर पड़ा था। कौन रखा था? कौन सा? तो अगस्टस, राजा अगस्टस के नाम पर अगस्त महीने का नाम, और राजा जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई का नाम रखा था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और अगस्टस के नाम पर अगस्त। इसके बाद अगस्टस जो था वो बहुत ही खतरनाक शासक था, और जूलियस सीजर जो था वो बहुत ही योग्य शासक था। कैसा शासक था? तो जूलियस सीजर जो था वो बहुत ही योग्य शासक था, और जो अगस्टस था वो बहुत ही खतरनाक शासक था। अगस्टस कैसा शासक था? तो अगस्टस जो था वो बहुत ही खतरनाक शासक था, परंतु जो जूलियस सीजर था वो बहुत ही योग्य शासक था। कैसा था? तो जूलियस सीजर बहुत ही योग्य शासक था। इसके बाद क्या है, देखो जूलियस सीजर जो था वो बहुत ही योग्य शासक था। जैसे कहा नहीं जाता है, इनके साथ ये कहावत बिल्कुल सही थी कि घर का भेद ही लंका ढाए। अगर घर का भेद कोई नहीं दे तो उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता, बट अगर उसी के घर का इंसान कोई उसके दुश्मन से मिला हुआ है
तो वो उसको हारने में देर नहीं लगेगी। ऐसा ही इनके साथ हुआ था, किसके साथ? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो राजा थे, रोम की सभ्यता के राजा कौन थे? जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर जो राजा थे, ये बहुत ही योग्य शासक थे, और जब ये बैठक ले रहे थे ना अपने मंत्रियों की, बैठकर बैठक ले रहे थे, तो उन्हीं मंत्रियों ने मिलकर चाकू घोंपकर, मतलब पीछे को बैठे थे, पीठ की, तो पीछे से पीठ में चाकू घोंपकर इनके ही मंत्रियों ने बैठक में इनकी हत्या कर डाली थी। किसकी? तो जूलियस सीजर की हत्या कर डाली थी। किसने? तो इनके मंत्रियों ने। कहाँ पर? इनकी जब मंत्रियों की बैठक ही ले रहे थे, उसी समय पीठ पीछे वार करके किसने? इनके मंत्रियों ने इनकी हत्या कर डाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल, और कल से मैं हिंदी से पढ़ाऊंगी। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।